नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण मिशन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। ये उस समय की सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, किस तरीके से ये भारतीयों के लिए उपयोगी रहा और किस तरीके से इसको लीग ने और कांग्रेस ने आखिरकार इसको भी नहीं माना था। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने पूरा सुभाष चंद्र बोस का पूरा एक अलग से जीवनी और फॉरवर्ड ब्लॉक से लेके पूरा जो जिस तरीके से उनका एक भारतीय राष्ट्रीयता में जो योगदान रहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले की वीडियो में मैंने नौसैनिक विद्रोह 1946 का नौसैनिक विद्रोह और 1945 के चुनाव के बारे में भी आपको बताया है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दिए देती हूँ। जो 1945 में चुनाव हुए थे उस समय पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और इटली घोषणा करते हैं, चल के आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये 1945 के जो चुनाव थे वो बहुत हद तक इस बात को सिद्ध कर चुके थे कि लीग जो है अब एक मुस्लिम की पार्टी बन चुकी है। मतलब ये था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब कौन कर रहा था, अब लीग कर रही थी। तो उसी में जो आगे गतिरोध बने और लेबर पार्टी की जो सरकार बनती है ब्रिटेन में, वो भारत में जो गतिरोध चल रहे थे उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन के भेजे जाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें ये भी कहा गया कि जिस तरीके से क्योंकि जब सरकार बदली तो नीतियां भी बदलेंगी। जब ब्रिटेन में सरकार बदल गई तो इसके बाद जितनी भी नीतियां बनाएंगी वो जो सरकार सत्ता में थी उसने अपने हिसाब से नीतियां बनाई। और कैबिनेट मिशन जब आया तो इसके पीछे जितने भी गतिरोध चल रहे थे उनको सुलझाने से, और ये कहा गया कि भारत में जितने भी दल हैं उन सभी को साझा करके एक मंच ऐसा दिया जाए जहां पर वो अपनी सारी बातें बताएं या अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे कि भारतीयों को हमें सत्ता कैसे हस्तांतरित करनी है। था क्या, इस समय पर सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई थी। ब्रिटेन ये समझ गया था कि अगर अपनी अच्छाई हमारी इसी में है कि समय रहते हम भारतीयों को सत्ता सौंप के यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज ये चीज़ आगे और भी ज़्यादा उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकती थी। उनको लग रहा था कि जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसको देख के उनको समझ आ गया था कि अब हमारा भारत में टिकना बहुत ही मुश्किल है और अब हम बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बहुत ध्यान से सुने और चाहें तो इसे कहीं पर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वर्ष 1946 में जितना भी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, सारा मैंने स्पेक्ट्रम से लिया हुआ है। तो आप एक बार चाहे तो सारा कुछ स्पेक्ट्रम से पढ़ के नोट्स बना के, ये बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। जनरली इस बुक से मुझे लगता है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से इसे पढ़ना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। मैंने आपको बताया कि इन्होंने ऐसी घोषणा क्यों की। जब इटली सरकार में आए तो इनको ये लगा कि हमें कोई भी कोई भी हमें किसी पर भी अपनी साम्राज्यवादी नीति नहीं थोपनी है, हम किसी को अपना उपनिवेश बनाकर नहीं रखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उस समय पर चल रही थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको जरा ध्यान से सुने। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और कौन थे, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसमें शामिल थे। जो भारत शिष्टमंडल भेजा गया था उसमें ये 3 लोग शामिल थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे। क्या अधिकार दिए गए थे? इनका कार्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित किया जाए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को सत्ता सौंप दो। उपायों, अब इनका काम ये था कि किस तरीके से सौंपी जाए शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए उपाय और संभावनाओं को तलाशो। इस चीज़ के लिए ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था।
थोड़ा सा अब मैंने तो आपको ओवरव्यू दिया, अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि लिखित में समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण थे इसके आने की। तो देखेंगे भारत जो सरकार थी, सरकार विरोधी संघर्ष में अब प्रत्येक वर्ग सम्मिलित हो गया था। जिस तरीके से नौसेना विद्रोह हुआ था, इससे पहले भी जितने भी घटनाएं घटित हुई ब्रिटिश सरकार के प्रति, अब तक क्या था ना, अब तक हर वर्ग बिल्कुल सचेत हो गया था। अब ऐसा नहीं था कि केवल नौकरशाही वर्ग इसमें सम्मिलित है, मजदूर वर्ग सम्मिलित है या केवल छात्र सम्मिलित है। अब हर वर्ग, मतलब प्रत्येक वर्ग तक ये बात पहुंच गई थी कि अब हमें अपने देश को आज़ाद कराना है और अब हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1939 के अंत तक जो सभी भारतीय सिविल सेवाएं थी, उनमें यूरोपियों की सर्वोच्चता क्या हो गई, घटती जा रही थी और बढ़ती किसकी जा रही थी, भारतीयों का। इसका रीजन क्या था कि इन सेवाओं में अब क्या हो रहा था, इन सेवाओं का भारतीयकरण हो रहा था। इससे क्या हुआ, जब एक लंबा युद्ध चलता है, कभी भी किसी भी देशों के बीच में जब युद्ध चलता है, सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो होती है आर्थिक हानि। आर्थिक हानि भी होती है और जो इंसान होते हैं उनकी भी हानि होती है। मतलब हर तरीके का लॉस ही होता है युद्ध में। हमेशा कभी भी किसी भी तरीके से आप देखेंगे, युद्ध में कभी कोई फायदा नहीं होता है। युद्ध में दोनों पक्षों को लगभग बराबर ही नुकसान होता है। तो ये जितने हुए, अब इसमें क्या होता है कि आर्थिक हानि हुई, उससे क्या हुआ, देश जो था वो दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। मतलब ये कंडीशन देखिए, जब भी कोई युद्ध चलेगा तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते करते जो संसाधन है, जो देश के पास संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, चाहे वो मानवीय पूंजी हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो जैसी भी पूंजी हो आपके पास, वो सब तरीके से क्या होती, धीमे धीमे खत्म होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि देश जो हो रहा था वो दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। अब इसमें क्या है, कुछ इसमें सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार थी। कैसे जिम्मेदार थी, जैसे क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इसमें क्या था कि पूर्ण स्वराज्य की जगह पर कुछ समझौते ही कर रहे थे, कुछ ऐसा ढुलमुल सी बातें कर रहे थे कि भाई हम पूर्ण स्वराज्य तो देंगे ही नहीं, कुछ आपकी जो नीतियां हैं उनको ही हम आगे बढ़ा लेंगे। तो और क्या था इसमें, अहिंसक आंदोलनों को दमनकारी नीतियों से दबाना चाहती थी। ये मैं सारे फैक्टर्स वो बता रही हूँ, क्यों क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, क्यों इतने गतिरोध चल रहे थे, क्यों सरकार विरोधी इतनी नीतियां चल रही थी। तो उसमें जितने भी फैक्टर थे कि क्यों कैबिनेट मिशन को आना पड़ा। जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने बहुत बार आपसे बोला है, हमेशा ये बात जरूर याद रखें, क्यों, क्या, कैसे और इसके परिणाम। अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बहुत गहनता से किसी भी टॉपिक को समझें, तब उसके बारे में अच्छे से लिखें। अगर आपको लगता है कि आप मेंस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, फिर भी आप डेली कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य लिखें, तभी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो दमनकारी नीतियों से सरकार इनको दबाना चाहती थी। इससे सरकार की छवि क्या होती थी, और भी खराब होती थी। और दमनकारी नीति ही नहीं अपनाती तो नौकरशाही लोगों में हताशा दिखाई देती थी। जो लोग थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, फिर उन लोगों को लगता था कि सरकार क्यों नहीं फेवर कर रही है। तो कितना ज़्यादा दमनकारी नीतियां अपनाओगे। दमनकारी नीतियां अपनाने का भी एक लिमिट होता है। तो वो सारे ये सब फैक्टर्स थे। इन सब के साथ जो और बड़ी बात थी, एक आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र की एकता ने भी ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने पूरा नौसेना विद्रोह में ये चीज़ बताई है, किस तरीके से ब्रिटिश जो युद्धबंदी होते हैं, जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर देता है, उसके बाद जो युद्धबंदी है वो भारत लाए जाते हैं और उनके साथ ब्रिटिश सरकार बहुत बुरा व्यवहार करती है। उसको लेके ये पूरा जो विद्रोह होता है, नौसेना का विद्रोह, ये शुरू हो जाता है। और ये विद्रोह शुरू होने के साथ साथ ये पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ये केवल हफ्ते भर ही चलता है, लेकिन फिर भी इस विद्रोह, हफ्ते भर के चले हुए विद्रोह में इसने बहुत बड़ा बदलाव एक ला दिया होता है। ब्रिटिश सरकार ये समझ गई कि बिना, वैसे भी कोई सरकार तब तक सफल नहीं है जब तक कि उसके पास सेनाएं अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि जब इस रॉयल नेवी है, इन लोगों ने जब इस तरीके का विद्रोह शुरू कर दिया, तो हम किन के सहारे भारत में अपना अधिकार जमा पाएंगे। ये सारे फैक्टर्स थे। जब आप पढ़ेंगे ना और 2-3 बार वीडियो को देखेंगे या फिर अपने आप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर
क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि रॉयल नेवी के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया था। अब ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी उस पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया था, सेम वैसे ही जैसे 1857 की क्रांति में सेना का दोबारा से पूरा गठन किया गया था। पहले जो रेशियो था उसको बदल करके, जहां पर पहले भारतीय ज़्यादा हुआ करते थे सेना में, उसकी जगह पर बदलाव किया जाता है और दोबारा से सेना का पुनर्गठन किया जाता है कि अब हम भारतीयों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो ये दूसरी घटना इस तरीके से थी कि सरकार को समझ आ गया था, मतलब ब्रिटिश सरकार को, कि हम सेना पर अब बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। यदि अभी कांग्रेस ने कोई भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो प्रांतीय सरकारें भी इनका खुलकर समर्थन करेंगी। ये बात प्रांतीय सरकारों की कहाँ से आती है? 1945 के चुनाव में जहाँ जहाँ भारत जो कांग्रेस थी इसने वहाँ पर अपनी सरकारें बनाई थी, तो वो लोग भी इसका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देंगी। ये सारे फैक्टर्स थे। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा था और वो सोच रही थी कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या परिणाम आगे हमें भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब वही वाली बात थी कि हमें भगाया जाए बुरी तरीके से, उससे पहले ही हम इज्जत से इनको सत्ता को दे दें और हम यहाँ से बिल्कुल सम्मान पूर्वक यहाँ से चले जाए। ऐसी सोच ब्रिटेन जो सरकार थी ब्रिटेन की, उसकी ऐसी सोच बनी। अब ब्रिटिश सरकार यह समझ चुकी थी कि यदि भविष्य में भारत ब्रिटिश संबंधों को अच्छा रखना है तो केवल एक ही उपाय बचा है कि सम्मानपूर्वक भारतीयों को सत्ता दे दी जाए। ये बात वैसे भी बिल्कुल सही है कि जब भी किसी को ये लगने लगे कि हमसे पावरफुल कोई सामने वाला बंदा है तो उसमें यही भलाई होती है कि आप या तो विद्रोह करने की क्षमता रखते हो, और अगर आप विद्रोह करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आप उसको मतलब चीज़ों को छोड़ दें या फिर आप उसके लिए कुछ उपाय सुझा के, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय पर किया था। तो भारत में सत्ता सौंपने का इनका इसलिए ये कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन अचानक नहीं आया था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वो सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। ये मेंस में भी आपको बहुत काम आएंगे और प्री में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब कैबिनेट मिशन आया तो इसकी कुछ ना कुछ सिफारिशें भी रही होंगी, तो सिफारिशों के बारे में जानते हैं। कैबिनेट मिशन की थोड़ी सी कमी मानी जाती है कि ये कमजोर केंद्र को दिखा रहा था, जबकि भारत ये चाह रही थी, इवन जो कांग्रेस चाह रही थी, वो चाह रही थी कि जो केंद्र हो वो मजबूत हो। पर इस मिशन की ये एक कमी थी। और भी कमियां बताएंगे अभी आगे चल के। चलिए शुरू करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी, इसमें 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली के अल्पसंख्यकों की मांगें विचारनी हैं। इसका अर्थ समझिए, जब इन्होंने ये मिशन भेजा तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ से कोई मिशन भेजें और ये कहें कि जाओ आप कांग्रेस से या मुस्लिम लीग से कोई समझौता तय कर लो और आप वापस चले जाओ, या फिर मुस्लिम लीग से समझौता कर लो और कांग्रेस को नकार दो। ऐसा नहीं कर सकते थे वो। जितने भी दल भारत में थे उन सभी दलों में बैठकर एक विचार करना और किस तरीके से सत्ता को दिया जाए, मतलब किसी के भी जो हित है वो उपेक्षित ना हो जाए, किसी के हित हट ना जाए उस जगह से। जो सोचने की मतलब संविधान बनेगा उसमें सभी के हित शामिल हों। तो इस तरीके से इसमें ये मांगे की गई, लेकिन उनकी मांगों के लिए बहुसंख्यक हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हिंदू, अगर उस समय पर देखा जाए कि हिंदू अगर बहुसंख्यक थे तो ऐसा नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों की मांग को मान लें या फिर हम अल्पसंख्यकों की मान लें और बहुसंख्यक जो हैं उनकी हम उपेक्षा कर दें। तो पहली ये बात बहुत अच्छी थी। दूसरी बात, 24 मार्च 1946 को मिशन का आगमन हुआ। आगमन में क्या हुआ, विभिन्न दलों और समूहों के साथ कई मुद्दों पर बात की गई और कहा गया कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना है तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना है। कैबिनेट मिशन ने समझौते का अंतिम प्रयास करने से आशय ये था कि इन्होंने फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके बाद किया गया कि शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कौन कौन था इसमें? सभी जो दल थे वो शामिल हुए। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी और समस्या का समाधान कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले कहा गया शिमला में सम्मेलन बुलाया गया
और कहा गया कि भाई लीग और कांग्रेस बैठ के चीज़ों को समझ ले और किसी तरीके से किसी एक बिंदु पर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा पढ़ते चले आ रहे हैं, कहीं पर भी एक ही दो बार ऐसा देखा गया होगा कि जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आए, अदरवाइज कहीं पर भी आप देख लीजिए मुस्लिम लीग की अलग मांगे होती थी, कांग्रेस की मांगे अलग होती थी। ये दोनों कभी भी एक मुद्दे को लेकर सहमत नहीं होते थे। तो ये जब ये नहीं हो पाया तो उसके बाद करना क्या था, जो मिशन आया था वो अपने हिसाब से चीजें बताएगा। तो उसने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। पहले मौका दिया, जब दोनों नहीं सहमत हुए तो उन्होंने कहा ठीक है अब कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो अब सुनेंगे हम कैबिनेट मिशन की बात। पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। देखिए क्यों अस्वीकार किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी, उत्तर पश्चिम में 38% जनसंख्या तथा उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या थी। ये जो डेटा है ये कई बार डेटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये थोड़ा समझने के लिए भी जरूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मांग को नकारा गया था, कि मना किया गया था, कि पाकिस्तान के लिए इसमें अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरा है सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नहीं चाहता था कैबिनेट कि किसी तरीके से सांप्रदायिक चीजें हों, लेकिन ये कहने को बात थी, जबकि ये जो बंटवारा जो ये पूरा कैबिनेट मिशन का प्रारूप है, इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो ये सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही थी। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे, कहां पर थे, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे, तथा पंजाब के जालंधर व अंबाला डिवीजन में हिंदू व सिख क्या थे, बहुसंख्यक में थे। अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। था क्या कि छोटे छोटे फिर जगह ना, जो वल्लभ भाई पटेल ने लास्ट में जब विभाजन होने की इटली की घोषणा हो जाती है और जब ये कहा जाता है कि जो रियासतें हैं उनको किसी न किसी में मिलना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान में मिले या फिर वो भारत में मिले, उनको खुली छूट नहीं दी गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इसमें यह कहा गया कि फिर और भी ज्यादा बंटवारे की मांग उठ सकती है। हर जगह पर लोग कहेंगे कि भाई ये हिंदू बहुल एरिया है, इसको अलग बांट दो, फिर मुस्लिम अलग है तो उसको बांट दो, सिख अलग है, तो क्या टुकड़े होने की ज्यादा संभावना हो रही थी। इसीलिए और लोग विभाजन की इसमें मांग कर सकते थे। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया तो वे भी पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। देखिए ना, हर जगह उस समय पर मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि केवल एक ही समस्या नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद कराना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उस समय मौजूद थे। उन सभी मौजूदा सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे थे। तो अब इसमें क्या होता है कि पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा विभाजन होगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो जो आपस में संधि करेंगे लोग उसमें भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके पास एक बड़ा घर है लेकिन अगर उसके आप छोटे छोटे हिस्से कर देंगे तो क्या होगा, उसके जो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें आर्थिक समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो अगर आप बड़े स्तर पर देखेंगे, जब देश बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा तो क्या होगा, इसके लिए ये चीज़ बताई गई कि बहुत सारे जो इसके अगर भाग हो जाएंगे तो आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, प्रशासनिक और आर्थिक दोनों ही समस्याएं। जैसे कि पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या खड़ी हो जाएगी। सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो जाएगा। अब सेनाओं का विभाजन भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, उन सभी पर लेकर इसमें बात करी गई। इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि प्रांतीय विधानमंडलों को 3 समूहों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे वो 3 समूह? समूह का, इसमें कहा गया मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, इनको क्या बताया गया, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत। समूह खा में देखिए पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध, ये क्या था, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। और समूह गा भी बंगाल एवं असम भी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था। अब देखिए इसमें कहां पर एक समस्या आती है, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय, मतलब केंद्र, प्रांतीय एवं समूह, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, केंद्र, प्रांत और समूह। ऊपर तो रहेगा केंद्र, ठीक है, और इसके नीचे रहेंगे
ABC, जितने भी ये समूह हैं, ये समूह, और इनके नीचे बनेंगे प्रांत। तो ये चीजें इस तरीके से इसका विभाजन किया गया। संविधान सभा का जो निर्वाचन था उसमें प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या जो होगी उसके अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ये जो टर्म है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको शायद आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आगे 1-2 लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से आपको बता दूंगी। तो निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और अन्य में माने गए हिंदू। मतलब ये देखिए, एक वर्ग बना मुस्लिम का, एक वर्ग सिख का और अन्य में हिंदू सहित, जितने भी बाकी बचे हुए वो सब हिंदू सहित हैं। प्रस्तावित संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम की दृष्टि से, स्पेशली प्री में तो बहुत बार पूछा जाता है। और 93 जो देसी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, ये संविधान सभा में समूह का खा गा तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठकर विचार को विमर्श करेंगे। मतलब ये जितने भी समूह थे, तीनों का खा गा, ये सब क्या करेंगे, इससे जो सदस्य आएंगे, जो चुन के तो आने नहीं थे, मनोनीत किए जाने थे, तो जो अलग अलग तरीके के निर्वाचन की पद्धति थी उसके हिसाब से ये आते और ये विचार विमर्श करेंगे। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का भी प्रयास किया जाएगा। किसमें? कैबिनेट मिशन में। तत्पश्चात तीनों समूहों के सदस्य अर्थात संपूर्ण संविधान सभा किससे मिलकर बनेगी? जितने भी दल हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रुप में उसको बांटा गया है, वो सब मिलके उससे चुने हुए या निर्वाचित होके या मनोनीत होके जितने भी सदस्य आएंगे, उन सभी सदस्यों से मिलकर क्या बनेगी? संविधान सभा। एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि कैबिनेट मिशन इसलिए आया था कि भाई भारत में जाओ, सारे समूह, सारे दल जो भी वहां पर उपस्थित हैं, उन सभी से मिलकर बैठ के बात करो और एक संविधान सभा का मतलब संविधान सभा बनाओ। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से संघीय संविधान का निर्माण हमें करना है। ये एक संक्षिप्त बात मैंने आपको बता दी है। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। किस किस को मिलाकर? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत, अब देखिए इसमें एकीकृत संघ में क्या क्या हो गया? रक्षा, संचार एवं विदेशी मामले, बस इन पर नियंत्रण रहेगा। किसका? संघ का, जो कि एक कमजोर संघ को दिखा रहा है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों को हल दोनों समुदाय के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। बाकी इसमें क्या, मैंने कहा कांग्रेस चाह रही थी कि मजबूत संघ मिले और कमजोर प्रांत मिले, जबकि इसमें क्या था? इसमें उल्टा था। इसमें कमजोर संघ और मजबूत प्रांत। जब प्रांतों के पास उनके पहले समूह भी थे और फिर प्रांत भी थे, वो डिसीजन लेंगे किस तरीके से उनको मिलकर काम करना है, ना कि केंद्र। हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा। देखिए ये वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि प्रांत कितना मजबूत होगा। तो ये किसको अधिकार होगा? पृथक पृथक कार्यपालिका बनाओ, विधायिका बनाओ, जिसके साथ बनाना है वो समूह बनाने का अधिकार होगा। तथा प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर मजबूत प्रांत की बात बार बार की जा रही है। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों से संबंध सर्वोच्च शक्ति किसके पास रहेगी? ना इंग्लैंड के पास रहेगी और ना ही भारत के पास रहेगी। जबकि भारत ने ऐसा तो नहीं सोचा था, क्योंकि जब भी यही बात आ रही थी कि जब विभाजन हो जाएगा, वो तो आगे की बात आती है कि लीग और कांग्रेस आपस में भिड़ते हैं और फिर विभाजन की बात आती है तो 2 डोमिनियन स्टेट बनते हैं। लेकिन इससे पहले ये बात नहीं थी कि शक्ति ना इंग्लैंड के पास रहेगी ना ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतें, कितनी?
552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेंगी। देखिए कितने अलग अलग चीज़ों में इसको डिवाइड किया जा रहा था। इन बीच में रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा, मतलब संविधान सभा जो बनेगी उसमें रियासतों को भी स्थान दिया जाएगा। केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण के उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता भी इसमें दर्शाई गई थी। इस तरीके के काम इसमें बताए गए थे। सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। भारतीय नेताओं से मतलब केवल कांग्रेस नहीं है, भारतीय नेताओं से मतलब जो उस समय पर एग्जिस्टेंस भारत में सब लोग थे उनके बारे में ये बात कही जा रही है। अब तक ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान अलग हो जाएगा, अभी ये विचार पर मोहर नहीं लगी थी कि डोमिनियन स्टेट के तौर पे दो राज्यों को दो राष्ट्रों में से बांट दिया जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं था। तो तभी कहा जा रहा है कि सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। समूह व्यवस्था के संबंध में थोड़ा सा विभिन्न व्याख्याएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह व्यवस्था की अवधारणा को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई रिपोर्ट आती थी या जब भी कोई इस तरीके से मिशन आता था, सुधार आते थे, उसमें सभी लोग अपनी अपनी राय देते थे। कांग्रेस ने दी, कांग्रेस की राय देखते हैं। कांग्रेस जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान निर्माण के विरुद्ध है। मतलब ये जब तक इसमें ये सारी चीजें रहेंगी तब तक पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। एकल संविधान सभा का गठन विचारणीय है, अभी तक ऐसा कहा नहीं गया, ये कहा गया कि ये विचारणीय है। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया था। मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत है। लीग तो हमेशा से सिर्फ एक ही चीज को मानती थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का एक अलग निर्माण होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कुछ आपत्तियां भी थी, उनको भी देख लेते हैं। विभिन्न दलों ने इस पर अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस ने कहा, प्रथम आम चुनाव होने तक समूह के रूप में प्रांतों का इंतजार करना उचित व्यवस्था नहीं है। प्रांतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हों या नहीं, जबकि इसमें कहा गया था कि जो देशी रियासतें हैं उनके बारे में अलग से छूट होगी, और इसमें कहा गया कि प्रांतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हों या नहीं। समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत थी। अगर वो समूह में सम्मिलित हो जाते तो क्या होता, उनकी जो अनिवार्यता थी, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी, उसके सिद्धांत के बिल्कुल ये विपरीत हो। क्योंकि अगर ये बात कही जा रही थी कि आप स्वायत्त हैं, मतलब आप फ्री हैं, तो फिर समूह में उनको लाने की बात क्यों की गई? तो दोनों चीजें ये बिल्कुल विपरीत थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था न होने की बात स्वीकार की जा सकती थी। विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ये सारी चीजें थी। अब मुस्लिम लीग की बात आती है। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, समूहीकरण की शर्त समूह खा और गा के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। उसने क्या कहा, क्योंकि भाई वो मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम बहुल आबादी वाले जगह थी, तो कहा कि इनके लिए ये चीज़ अनिवार्य होनी चाहिए, तभी सभी विषय में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। मतलब तभी अगर ये चीज़ अनिवार्य होगी, अगर आपने ऑप्शन दे दिया फिर तो अलग बात हो गई, अगर जब तक ये अनिवार्य नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त नहीं हो पाएगा। और जिन्ना का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा था काफ़ी टाइम से कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण अलग से किया जाए। लीग का सोचना था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी, तब सरकार अंतरिम सरकार के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी, क्योंकि लीग को लग रहा था कि जब कैबिनेट मिशन को कांग्रेस मना कर देगी, लीग तो वैसे ही संतुष्ट नहीं थी, तो क्या होगा, फिर दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसे फिर प्रावधान किए जाएंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन होता क्या है, 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। इतनी तमाम गतिरोध चलने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके होती हैं कि ये किसी तरीके से इसको दोनों मिलकर स्वीकार कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई भी सुझाव आपके मन में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, मैं ज़रूर करूँगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।